नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। हम शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम कलम कमाल की दूसरे सीजन की, और इस बार हमारे साथ उपस्थित है लेखक, कहानीकार, कवि और पत्रकार अभिज्ञात। अभिज्ञात से हमारे दर्शक पहले से परिचित हैं। आज उनके नए कहानी संग्रह मुझे विप्ला नहीं बनना पर हम एक बार फिर उनसे रूबरू हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिज्ञात जी आपका। नमस्ते। अभिज्ञात जी का जो कथा शिल्प है उसके बारे में कथाकार संजीव लिखते हैं कि अभिज्ञात के कहानी शिल्प के अनुभव की एक बड़ी दुर्जय दुनिया है और उनके डेग और डग को विरल और विशिष्ट बनाती है। अभिज्ञात की कहानियों के जो पारिवारिक दायरे हैं उनमें द्वंद्व के नए क्षेत्र, आस्था के नए बिंदु हैं। उनकी कहानियां निराले अंदाज की कहानियां हैं। जो नया संग्रह आया है इसमें कुल 23 कहानियां हैं और सभी आज के समाज से ली हुई कहानियां हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है इस कहानी संग्रह की कि अभी में बताया गया था कि जिस तरह से देश में गरीबी बढ़ रही है और जिस तरह से आत्महत्याओं की दर में 26% का ग्रोथ हुआ है या 26% आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, उसकी दर इतनी तेजी से बढ़ी है देश में, तो ये महसूस किया जा रहा था, मुझे खुद ये लग रहा था कि अब कोई प्रेमचंद की जरूरत है। वो प्रेमचंद के जो काल वाली जो प्रगतिशील कहानियां थी जिसमें गरीबी की बात हो रही थी, गरीबों की बात हो रही थी, इस दौर में क्या वो फिर से कोई कहेगा। तो ऐसे में मेरे हाथ में इनका नया कहानी संग्रह आया और मैंने पाया कि वो जो कमी महसूस की जा रही थी वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। और प्रेमचंद के काल की जो व्याख्याएं हैं, उन्होंने जो गरीबी देख का जो चित्रण किया था जिन पात्रों का, वो पात्र अभी समाज में उस दौर से अब तक मौजूद हैं। लेकिन अभिज्ञात की ये है कि उन्होंने उन्हें आज के संदर्भों में कहा है और हम उनकी जो कहानी है नौवां फेरा, जो बेहद चर्चित हो रही है इस कहानी संग्रह की कहानी, उससे बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं अभिज्ञात से कि ये पात्र कहाँ के पात्र हैं। क्या ये आज ही की दुनिया के पात्र हैं जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं? ये नौवा फेरा कहानी जो है, जहाँ भी कोयले आदि का अवैध उत्खनन होता है, जी, जो उत्खनन करने वालों को हम अपराधी करार देते रहे हैं, लेकिन उसमें उत्खनन के दौरान नौवा फेरा में एक किशोर की मौत हो जाती है उसमें दबकर। तो ये कहानी आज की कहानी भी है। ये आज जहाँ कोयलांचल हैं, जहाँ अवैध उत्खनन की बातें उठती रही हैं, वहाँ यह भी ऐसे भी पात्र हैं जो सिर्फ रोटी कमाने के लिए ज़मीन के अंदर सुरंगें करके या सुरंगों के अंदर पतली सी जगह बना के उसमें घुसते हैं और थोड़ा-सा कोयला चुराने के चक्कर में वो ज़िंदा उसमें दफ़न हो जाते हैं और वो उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं होती। तो ऐसी घटनाएँ तमाम जगहों पर घटती रहती हैं और बाद में मेरे एक फ़िल्मी डायरेक्टर मित्र विदेश से आए थे प्रागवे में, वो यूनिवर्सिटी में आर्ट और फ़िल्म के बारे में पढ़ाते हैं और उन्होंने फ़िल्में भी बनाई है। तो उनसे भी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा ये घटना हमारे यहाँ की भी है और मैं चाहूँगा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर वहाँ पर शॉर्ट मूवी बनाऊँगा इस पर। मतलब उन्होंने इस बात की ताकीद की कि हाँ, ये घटनाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा है, वहाँ पर इस तरह की मौतें होती रहती उसकी हैं। इन मौतों के लिए कौन मजबूर करता है, बात यह है। वे चुराते हैं, कोयला चुराते हैं, लेकिन क्या वे शौक से चुराते हैं? एक आदमी जो सिर्फ़ रोटी के लिए ज़िंदा दफ़न होने के लिए तैयार हो जाता है और जिसकी व्यथा को समाज में प्रकाश में भी लाने में वे डरते हैं, उसके लिए किसने उन्हें मजबूर किया है? यह एक सवाल है। उसमें जो चित्रण है आप जो उसमें बता रहे हैं कि उनके शरीर इतने दुर्बल हैं कुपोषण से कि वो कहीं मजदूरी के लिए नहीं जा सकते। उनकी पोशाकें ऐसी हैं कि उनका रहन सहन ऐसा है कि कोई उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकता अपनी दुकान में, कि उन्हें भरोसा नहीं है कि कौन कब उससे चोरी कर कर भाग जाए। तो ये एक बड़ी मार्मिक व्यथा है उस वर्ग की जो हाशिए पर से भी बहुत नीचे है। बिलो द जी, जी। पॉवर्टी
तो एक आंकड़ा है, लेकिन ये जो समाज की हकीकत है और इस ये दायरा, ये रिपोर्ट अपने आप में भयावह है कि ये दायरा और बढ़ रहा है। जो लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, उनके जीवन यापन की जो दुर्जय स्थितियां हैं उनका आपने बहुत ही सटीक तरीके से इसमें उसे बताया है। और किस तरह से वो जान दांव पे लगाते हैं। उन्हें मालूम है कि ये कोयले की जो छाया, ये आपने लोकल शब्द इस्तेमाल किया है, वो जो स्थानीय शब्द होगा छैया या क्या, वो छाई छाई जो कोयले की जो पतली जो डस्ट होती है उसे छाई बंगाल में कहते हैं। तो क्योंकि ये मैं घटना बंगाल बंगाल में की भी है, तो तो मैंने उसको स्थानीयता का टच दे। जी मैं इस शब्द से परिचित नहीं था, मैं पूछना भी चाहता था। तो जो जी छाई है उसे मालूम है कि ये गिर जाती है बरसात के मौसम ये में। फ्लाई ऐश जिसे कह सकते हैं। जी जी बेटी भूख से रो रही है, तड़प रही है और वो देखी नहीं जाती और वो फिर चल पड़ता है। और उसमें एक प्रेम का भी जो अनकहा चित्रण है, वो कि पत्नी भी पीछे पीछे चल पड़ती है, बेटा भी पीछे पीछे चल पड़ता है। तो बहुत ही भावुक कर देने वाला जो आपने उस कहानी को रखा है, बहुत मार्मिक आपने एक बात गौर की होगी, मैंने उसमें एक बार मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग किया है। जी जी जी, मॉब ये लिंचिंग। जो मॉब लिंचिंग है, ये मॉब लिंचिंग की नई डेफिनेशन आपको जी, इस कहानी में मिलेगी तो कि किस शुरू में तरह हम सारे जी हम सारे साइकिल। लोग लेकिन जिम्मेदार हैं। एक नए जी तरह की ये मॉब लिंचिंग है जहां वो एक किशोर जो है साइकिल चुराने की कोशिश करता है जी और वो भागता है बचकर कि जी जिन जो लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, और उसका पिता कहता है कि अगर तुम पकड़े जाते और लोग मारते तुमको, मार के जी हत्या कर देते, तो तुम्हें इसको घटना को मॉब लिंचिंग कही जाती। लेकिन आप ये देखिए कि अंत में जिस तरह की उस किशोर की उस अ, खाई में या छाई के उसमें खाई में दब के मर्ज मौत हो जाती है, तो एक्चुअली वो मॉब लिंचिंग ही है, जहाँ पूरा समाज देख रहा है कुछ लोगों को मौत के मुंह में जाते हुए, और उसकी चूंकि हम मौत के जिम्मेदार हम सब हैं, तो ये एक नए ढंग की मॉब लिंचिंग है, जहाँ पूरा समाज कुछ लोगों को ऐसी स्थिति पहुंचा देता है कि वे मौत का वर्ण करने के लिए विवश हैं। जी। और ये कहानी अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। और उस दौर में जब लोग अपनी कहानियों में बहुत शान और शौकत दिखाना पसंद कर रहे हैं, विदेश यात्राएं, या उनका नायक बहुत अमीर वर्ग के नायक चुन रहे हैं, आपने उसी दौर को चुना है जो प्रेमचंद से छूट गए। यानी प्रेमचंद के जमाने में भी कोयले की चोरी तो होती होगी, लेकिन जी, जी। वो कथा उनसे छूट गई है और आपने उसे चुना आकर 21वीं सदी में, और वो बची हुई है। मतलब किसी कथाकार का वहां ध्यान नहीं जा रहा, आप समाज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अपने आसपास को, और आपकी जिज्ञासाएं वहां तक लेके जा रही हैं जिस पर नजर नहीं डालना चाह रही मिडिल क्लास भी। यानी एक मध्यम वर्गीय लेखक, मध्यम वर्गीय लेखक भी जिस पर नजर नहीं डालना चाहता है और खुद को लेखक कहता है, जिसकी नजर वहां नहीं जा रही है, आप वहां तक पहुंचे हैं और उन चीजों को ढूंढ लाए हैं जो अभी मौजूद हैं समाज के हाशिए पर। और जिसे लिखने में प्रेमचंद भी चूक गए, मैं तो कहूंगा। और इस कहानी में जो उस बच्चे टिक्का की जो मौत होती है, किशोर की, और वो मौत नहीं है, वो एक तरह से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बलिदान दे रहा है, जहां पर एक युवा होता हुआ जिसे आशा कहते हैं, तो वो एक आशा की मौत का प्रतीक भी है, एक परिवार की आशाओं का मरण भी है। और इस तरह की जो स्थितियां समाज में मौजूद हैं और ये बढ़ रही हैं, इन पर आपकी कलम जिस खूबी से चली है, वो तो एक अलग बात है। मैं एक और कहानी का जिक्र करना चाहूंगा इसी में, जो जो है कहानी एक पुनर्पाठ। देश हाँ, का हाँ, इतिहास हाँ, पुनर्पाठ। हाँ। और इस जी, जी। कहानी में बिल्कुल नए तरीके के आपने सवाल उठाए हैं। और पहले मैं कुछ सवाल करने से पहले या मैं कुछ कहूँ, मैं चाहूंगा कि आप ही इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर मैं इस पर कुछ मेरे जो सवाल हैं जो मेरे मन में उठे हैं, और हो सकता है कि वो दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा जगाएं, उस पर बात करेंगे। नहीं, तो इतिहास की घटनाओं को जिस तरह से बाद में एक घटना घटती है और बाद में इतिहास में जाकर वो जिस रूप में दर्ज होती है, वो दोनों में बहुत फर्क होता है। जी एक वास्तविक घटना कुछ और होती है, और उस समय के दबाव और लोगों के मन में एक आदर्श
और जो एक हम अपने आप को जो दिखाना चाहते हैं, और कई बार जो शोषण करने वाला होता है और जो शोषित होता है, दोनों ही उस झूठ की रक्षा में लग जाते हैं, अपने निहित बड़े स्वार्थों के लिए। आप इन घटनाओं को, जैसे आप इस समय यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, तो घटनाओं की अलग-अलग व्याख्या हो सकती है। आने वाले समय में देखिए कि अलग तरह की व्याख्याएँ सामने आएगी, जो आप ये ठीक से नहीं कह सकते कि क्या है, क्या वो उस यूक्रेन की रक्षा के पीछे क्या वे प्रयोगशालाएँ हैं, जो जिस तरह की प्रयोगशालाओं के आरोप चीन पर लगते रहे हैं। कौन जानता है कि पूरी उस चीज़ की रक्षा की बात हो, या यूरेनियम का पर कब्ज़े की लड़ाई हो, या और रूस की अपनी महाशक्ति के रूप में उदय की घोषणा हो। यानी तमाम चीज़ें एक इतिहास में जो घटती है घटनाएँ, जो वास्तव में घटती है उसकी कई व्याख्याएँ होती हैं। तो आप समझिए ये आज़ाद जिस समय अंग्रेज़ी शासन ने कई देशों को आज़ाद किया, वो एक वैश्विक परिघटना भी थी जहाँ पर वो धीरे-धीरे मजबूर थे कि वे अपने उपनिवेश को छोड़ें। लेकिन जो देशों पर उसका कब्ज़ा था, जब वे आज़ाद हुए तो उन्होंने अपने पराक्रम की नई गाथाएँ अपने इतिहास में दर्ज कराने के लिए लिखी, और दोनों पक्षों ने उसकी रक्षा की कि किस तरह से कोई देश आज़ाद हुआ और किस तरह से उसने स्वतंत्रता पाई। कई बार वो स्वतंत्रता लड़कर अर्जित की हुई नहीं भी रहती है, लेकिन इतिहास में उसको, इसलिए इतिहास के पुनर्पाठ, इतिहास के पुनर्लेखन की बातें उठती रहती हैं, वो अलग-अलग वजहें होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वास्तविक घटना है, उसका पुनर्पाठ के नाम पर, पुनर्लेखन के नाम पर उस पर फिर लिपापोती की जाती है। ये होते रहता है, तो उसी एक मैंने एक पुनर्पाठ की कोशिश की है कि एक ऐसा भी हो सकता है कि घटना कुछ और घटी हो और कुछ और दिखाया जाए ज़रा। आपकी इस कहानी के जो पात्र हैं या जो वो गाँव है, वो बहुत कुछ याद दिलाता है। उसके जो पात्र हैं वो गुलामी की ये जो प्रतीक है वो उसके रूप में प्रस्तुत होते हैं और बाद में वो उसके खिलाफ लड़ते हैं और किस तरह से गुलामी से एक स्वतंत्रता की चाह पैदा होती है और जब शोषण की इंतहा हो जाती है, ये कहानी बखूबी बताती है। कहानी की शुरुआत से ही बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है और इसके 1-2 बातें तो बहुत ही सोचने के लिए मजबूर करती हैं। मैं इसका ज़िक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि ये कथा एक असल में ऐसे गाँव की है जहाँ गप मारने की कला के कारण लोग सच और झूठ का फासला कब का खत्म कर चुके हैं। ये पंक्तियाँ कमाल की हैं और बहुत ही यथार्थवादी हैं। ऐसा ही होता है कि गप मारने में लोग रोचकता को, बात की रोचकता को ज़्यादा महत्व देते हैं सच पर और ये आपने कमाल की बात कही है और मुझे लगता है कि शायद ये एक नई बात है। कहानी आगे कहती है कि वे लोग जो गांव के लोग हैं अपनी बात की रोचकता में सच को आड़े नहीं आने देते। ये कमाल का स्टायर है, ये कमाल का कटाक्ष भी है मानसिकता पर जो गुलामी की मानसिकता है और उस पर आगे बात तो और भी बढ़कर है कि अंग्रेज आकर जब उन्हें हुक्म देते हैं तो वो उनसे सवाल नहीं करते बल्कि मान लेते हैं कि होगा कोई जो इसने इतने रुआब से आकर हुक्म दिया है, होगा इसे अधिकार तभी तो जता रहा है। ये कमाल की पंक्तियां हैं ये कि क्या ये मानसिकता अभी भी देश में मौजूद है, समाज में मौजूद है, क्या मानते हैं? अरे! अभी तो वो जो दौर चल रहा है कि जैसे कोई फ़िल्म थी जिसमें कि ठीक है, तुम सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? तो ये भी ग्लोरीफ़ाई करने की चीज़ें बन रही है। हमारे देश में नए मूल्य इज़ाद हो रहे हैं, जहाँ पर शोषक के पराक्रम की गाथाएँ भी लोगों को प्रभावित करती है और लोग उस पराक्रम से अभिभूत हो जाते हैं कि वाह! इसके दिमाग, मतलब किसी आदमी को अब विलेन या आप करिए कि घृणित या कमीना बताएँ तो लोग उसके कमीनेपन पे भी फ़िदा हो जाते हैं कि वाह! वाह! सब कुछ ठीक है, लेकिन वैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे? तो ये भी एक दौर है और एक रचनाकार को उसकी पूरी अभिव्यंजना और उसकी पूरे कटाक्ष का प्रयोग ज़रूर किया जाना चाहिए। सीधी-सीधी बात जबकि ज़माने में रह नहीं गई है, सीधी बातें कहने का दौर भी नहीं रह गया है, तो लेखक को अपनी उस कौशल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए।
सच तक पहुंचाने के लिए पाठकों को। असल में जो लगता है कि राजा कोई हो हमें क्या हानि है, होए कोई नृप हमें क्या हानि, उस पर ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष है ये कहानी। और वो बताती है कि जब कोई भी राजा हो जाता है, अंग्रेज जब राजा हो जाते हैं, तो उन्हें आपके सूखा, आपके अकाल से कोई मतलब नहीं रहता, और उन्हें तो अपना लगान चाहिए होता है, और वो ऐसे में लगान और भी बढ़ा देते हैं। और इसमें एक बहुत ही मार्के की बात आती है एक पात्र के हवाले से कि ये वो दौर है जब उत्पीड़न का इंतहा हो जाती है, तो वो कहते हैं कि हर हाथ में लोहा होना चाहिए। तो जो लोहे का महत्व आपने जो बिंब गढ़ा है, जो रूपक गढ़ा है, वो बहुत कुछ कहता है बिटवीन द लाइन में। तो हर हाथ में लोहा होना चाहिए, या लोहे के इरादे होने चाहिए अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए। नहीं तो आपको हुक्म देने के लिए लोग आ रहे हैं, नए नए वेश में आ रहे हैं। तो आपने जो ये रूपक गढ़ा है, ये और आगे कहाँ तक जाता है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, ये तो है कि लोहा और नमक दो ही ऐसे तत्व हैं जो आदमी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी जैसे मैंने ये कविता करने वाले इसकी व्यंजना को अधिक समझ सकते हैं, या कविता लिखने वाले, पढ़ने वाले, कविता को समझने वाले, कि नमक हमारे नमक का अर्थ बहुत व्यापक है हमारे यहाँ। अगर देखा जाए पूरी परंपरा में, तो नमक केवल स्वाद का मामला नहीं होता। उसी तरह लोहा भी केवल, उसके कई अर्थ हैं। तो उसकी व्यंजकता जो है, उस जहां तक पहुंचे, जहां और सुनने वाले की जितना बड़ा कैनवास होगा, उसके अर्थ उतने बड़े वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन एक सामान्य अर्थ जरूर निकलना चाहिए। और कभी भी किसी भी लेखक को मैं समझता हूँ कि किसी बात को ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां उसके दूसरे अर्थ भी जरूर खुले। सिर्फ एक अर्थ की गहरापन न तो जीवन में है, तो अर्थों में भी गहरापन नहीं होना चाहिए। एक गहरापन खत्म कर देने के बाद जिसकी जितनी समझ है उस स्तर तक वो पहुंचेगा जहां तक हम ले जाना चाहते हैं। तो सारी बात नमक और लोहे के बीच की है। और यह नमक और लोहा इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि उसकी मारक क्षमता कहाँ तक है। लोग अगर उसको समझें, तो कहानियां और आज की जो भी साहित्य है, अगर लिखने वाले के कलम ने अगर कहीं लोहा और नमक की बात पूरी व्यंजना से आ जाती है, तो मेरे ख्याल से समय को वो सही ढंग से चित्रित कर सकेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोहा और नमक दोनों बहुत मायने रखते हैं हर इंसान के लिए, और दोनों, लोहा तो इंसान के लहू से जुड़ा है। और मैं नमक का विज्ञान भी पढ़ रहा था, जो शरीर के सोडियम चैनल हैं। मेरा अगला वीडियो भी इसी पर है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, कि नमक जो है इंसान के फैसले को कैसे प्रभावित करता है। तो जल्दी ही वो इसके बाद में रखूंगा, और आपने उससे याद दिला दिया, इसलिए मैं प्रसंगवश उसे कह रहा हूँ। सोडियम चैनल जो शरीर के हैं, वो ही शरीर को मोटर न्यूरॉन से नियंत्रित करवाते हैं शरीर को। और इसीलिए नमक का महत्व जो है, एक वैज्ञानिक महत्व विज्ञान भी मानती है। तो और आपने उसे पकड़ा है इंसान के मनोविज्ञान से, आपने उसे पकड़ा है इंसान के व्यवहार से। और ये खूबी है, ये चूंकि आप कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो आपकी जो खोजी दृष्टि है वो अंततः वैज्ञानिक हो जाती है वहां पर जाकर। विज्ञान में मेरी हमेशा दिलचस्पी रही, और मैंने लगभग विज्ञान को अपने मिथकों से जोड़कर कहानी लिखने का प्रयास किया है, और उसमें दोनों को मैंने पैरेलल रखा है। मैं मानता हूं कि एक लेखक का काम किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। कहानी है मेरी, जो कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में एक ऐसे युवक के बारे में लोगों को जानकारी मिली थी जो धीरे धीरे वृक्ष में बदल रहा है। जी तो मैंने उस पर अपने स्तर पर मैं युवक से मिलना चाहता था, नहीं मिल पाया। पर एक कहानी मैंने सोनकली और अशोक वृक्ष वृक्ष एक दंत कथा, ये कहानी लिखी है जिसके अंदर एक मनुष्य धीरे धीरे पेड़ में तब्दील होता चला जाता है। एक एक नया खिलाड़ी है, और वो कैसे धीरे धीरे उसके शरीर जो है धीरे धीरे पेड़ में बदलता गया।
तो ऐसी एक वास्तविक घटना है और दुनिया में भी ऐसे 4-5 केस आ चुके हैं अलग-अलग समय में कि एक मनुष्य धीरे-धीरे उसके शरीर पेड़ में तब्दील होने लगे। तो मैंने उस पर ये कहानी लिखी जी। एक फंगी है जो शरीर पे चमड़ी पर अपना वो बना लेती है और उससे फिर उसमें से जिस तरह से मत्स्य निकलते हैं, शाखाएँ निकलती हैं, उसके वो काफ़ी चर्चित अध्ययन है एक विज्ञान का जिस पर वो अध्ययन कर रहे हैं और जी। शायद उसका इलाज भी कोई नहीं है और मैंने उसको मिथक तक ले गया हूँ। मैं उसको मिथकों से मैंने छोड़ दी। हाँ, उस लक्कड़ को आपने मिथक बनाया है बांग्लादेश के एक इस कहानी का और सत्य तक दोनों की मंजिल एक है, चाहे वो साहित्य हो या विज्ञान हो, अंततः वो जब दोनों सही दिशा में बढ़ते हैं, वो एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं। ये एक और प्रमाण है कि आपके पास एक और रास्ता है, जो आपके अनुभव से जाता है, आपके अध्ययन से जाता है और वो भी सत्य तक लेके जाता है। ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग इसीलिए 2 बताए गए हैं और आपने बखूबी इन दोनों के मेल बिंदु तक अपनी कहानियों को पहुँचाया है। पहली कहानी मुझे विप्लवा नहीं बनना, शुरुआत में अवश्य लगती है कि कुछ हल्के से उसमें वार्तालाप हैं, कुछ हल्के-फुल्के तरीके से वो आगे बढ़ती है। लेकिन अंत होने से बहुत पहले वो कहानी खुलने लगती है और अंत तक पहुँचते-पहुँचते वो अपने साथ एक संदेश और छोड़ जाती है और झकझोर के जाती है। इस तरह की सतहों से आपने कहानियाँ उठाई हैं, जहाँ आम तौर पर कहानीकार जाने से बचते हैं। मंटो जहाँ पर कहते थे, खुलकर कहते थे मंटो। आपने उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस कहानी को बुना है और अंत में जो कहानी है वो आपको नई बातें बताकर या नए सवाल छोड़कर आपके लिए जाती है। शुरुआत में आपको लगता है कि कहानी कहाँ से आ रही है, आप ये इस तरह की कहानी क्यों कही जा रही है एक साहित्यकार के द्वारा, एक अच्छी कलम के द्वारा, लेकिन जैसे ही आप 2 पन्ने पलटते हैं तो कहानी निकल के आती है और वो उसी तरह से सन्न कर देती है जैसे कि मंटो की खोल दो करती है या इस तरह से अंत उसका आपको सन्न कर देता है। तो इस तरह की प्रभावित करने वाली कहानियों की एक पूरी कतार है और पाठकों को ये स्वयं पढ़ना चाहिए। हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं कि उनके मन में भी सवाल उठने चाहिए इन्हें पढ़कर। तो सारे सवाल मैं नहीं करना चाहूँगा, जो सारे सस्पेंस हैं, जो सारे उसका आनंद है, वो पाठकों को स्वयं भी लेना चाहिए। तो अभिज्ञा जी, आप अपने रचना क्रम के बारे में अब ये और आगे किस दिशा में बढ़ रहा है? भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? कुछ और क्या मिलेगा हमें अभी आपसे? हिंदी साहित्य को क्या मिलने वाला है? ज़रा बताइए। देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं मिथक और विज्ञान के बीच के फासले को मिटाते हुए इस ढंग से कहानी कहना चाहता हूँ कि सच और झूठ का अंतर मिट जाए। और मैं यह मिटाना इसलिए भी चाहता हूँ कि हमारे पास हमारे देश के लोगों, हमारे अपने लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएँ हैं, जिसका निदान खोजने में लगातार हमारा तंत्र कहता रहा है कि हम समस्याएँ हल कर रहे हैं, लेकिन हल होने के बदले हमारा समाज जहाँ कभी आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो 2 कदम आगे बढ़ता है, 10 कदम पीछे लौट जाता है। तो ये जो तकलीफ़ें हैं, ये एक लेखक के तौर पे मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं और कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन एक कल्पना की दुनिया तो है ही, जहाँ मैं एक पात्र रचूँ और उनके सामने जो आज के ज़माने की जो उनके सामने की जो समस्याएँ हैं, वो रखूँ और उसका हल करने के लिए मैं कम से कम कहानी की दुनिया में स्वतंत्र हूँ कि मैं अपने ढंग से उन समस्याओं को हल करूँ। तो उस समस्याओं को हल करने के पीछे एक तो ये भी है कि एक निराश होते हुए आदमी जहाँ पर उसके सामने लगे कि वो इतनी मुसीबतों में घिरा हुआ है कि उसकी समस्या का कभी हल नहीं होगा, वो निराश हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम कहानी में तो ये दिखे कि वह वैसी ही समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन एक हल निकलता है। तो जब कहानी में हल निकले तो उसके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास जगेगा कि शायद हमारे जीवन में भी कभी ऐसी कोई रास्ता निकलेगा, जिससे कि हमारे ज़माने की हमारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। मैं इसमें एक अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताना चाहूँगा। मेरी माँ उस समय कैंसर से पीड़ित थीं और उनके कीमो चल रहे थे और 72 साल की उम्र में कीमो भी बहुत
रिस्की था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कीमो के बाद भी उनकी मानसिक स्थिति कई बार ऐसी भी हो सकती है कि जो कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में रह सकता है। घटना वास्तविक ज़िंदगी को लेके कुछ उनको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, निर्णय क्षमता भी उनकी प्रभावित हो सकती है। उन्हीं दिनों मैंने सोचा कि अगर ऐसा है, तो मैं एक कहानी मैंने उन्हीं दिनों लिखी थी, मौत के ऊपर, मृत्यु के ऊपर। और उसमें मैंने कहानी लिखी थी कि आदमी अगर न चाहे तो नहीं मरेगा। आदमी मर इसलिए जाता है क्योंकि वो मान लेता है कि मैं मर जाऊँगा अब। मेरी इतनी उम्र हो गई, ये बीमारी आई तो मैं मर जाऊँगा। तो ये जो उसका स्वीकार कर लेना कि मैं मर जाऊँगा, मुझे बीमारी हुई तो उसकी मौत को आसान बना देता है, उसको मौत के जल्दी करीब ले जाता है। मैंने अपनी कहानी में लिखा कि अगर उसके साथ कोई हादसा पेश नहीं आता है, तो नहीं मरेगा। और उन्हीं दिनों मेरी माँ ने वो कहानी बहुवचन पत्रिका में छपी जो वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की पत्रिका है। उसमें वो कहानी छपी और वो कहानी फिर मेरे बाबूजी ने मेरी माँ को पढ़ाया। उसमें ये है लिखा हुआ है कि अगर आदमी न चाहे तो नहीं मरेगा। तो तो मेरी माँ को कन्फ्यूज़न हो गया। मेरी माँ ने उस कहानी पे यकीन करना शुरू कर दिया। और वो कीमो के बावजूद मेरी माँ 1.5 वर्ष तक, जबकि फाइनल स्टेज में थी जब पता चला, लेकिन वो काफ़ी दिन जिया। मतलब उन्होंने उसके बाद 1.5 वर्ष और उन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी। और मुझे लगता है कि अगर एक दिन भी अगर मैंने अपनी माँ के आत्मविश्वास को बढ़ाया होगा कि नहीं चाहोगी तो नहीं मरोगी, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी के जीवन में कोई ऐसी खिड़की मैं खोलूँ अपनी कहानियों से, कि उसे लगे कि नहीं, समस्या का हल तो निकलेगा। तो उसको अभी लेकर मैं 2 उपन्यासों पर काम कर रहा हूँ उसमें, जिसमें ये लगभग इसी तरह मिथ की बातें हैं जिसके अंदर कि विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, दोनों अंततः वहीं जाते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज है। और सत्य जो हमारे पात्रों की भूल भुलैयाओं में है कहानीकार के लिए, और सृष्टि के रचयिता के लिए उसने उन्हें अपने जीवन के जो विभिन्न रूप रचे हैं उनके बीच में कहीं छुपाया है, और अंततः उसको खोज लिया जाता है। जो प्रयास करते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया वाली स्थिति है ये पूरा समाज, और आपने उसमें से बहुत खूबसूरत चीज़ें ढूंढी हैं। और ये खूबसूरत चर्चा इस विषय पर आपके साथ हुई, और हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके किसी और कथा क्रम पर, किसी कहानी पर, साहित्यिक क्रम पर, किसी नई रचना पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अज्ञात जी। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सुधीर राघव जी। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न पत्रकार, कवि, उपन्यासकार और अभिनेता डॉक्टर हृदय नारायण सिंह में छुपी इन अपार संभावनाओं को भांपकर ही कवि हिंदी के मूर्धन्य कवि हरवंश राय बच्चन ने अभिज्ञात उपनाम दिया था। इस उपनाम की लेखनी 30 साल से निरंतर रचना के नए संसार रच रही है। अभिज्ञात का 10वां काव्य संग्रह जरा सा नॉस्टैल्जिया हमारे हाथ में है। अभिज्ञात का कविता संसार संभावनाओं का सागर है। उसे पढ़ना किसी उफनते सागर में नौका विहार है। ये सागर कहीं एकदम शांत है तो कहीं ऊंचे ज्वार हैं, कहीं भावनाओं के भाटे हैं तो कहीं चक्रवात और भंवर हैं। मगर इस समुद्र के सफ़र में आप अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। अभिज्ञात की कविता आपके साथ होती है। अभिज्ञात का कविता संसार निरंतर विस्तार की प्रक्रिया में है। अब तक प्रकाशित 10 कविता संग्रह, उनमें मौजूद अभिव्यक्ति की अपरिमित संभावनाओं के 10 द्वार हैं। एक ए दहन हमारे अंदर भग्न नीड़ के आर पार, आवारा हवाओं के खिलाफ चुपचाप, वह हथेली दी हुई नींद सरापता हूँ। खुशी ठहरती है कितनी देर, 20वीं सदी की आखिरी दहाई, कुछ दुख कुछ चुप्पियाँ और जरा सा नॉस्टैल्जिया। 10 कविता संग्रहों के अलावा उनके 2 उपन्यास अनचाहे दरवाजे पर और कला बाजार तथा 2 कहानी संग्रह मनुष्य तथा मत्स्य कन्या और तीसरी बीवी आ चुके हैं।